चुनाव आयोग नाम आते ही पहले एक निष्पक्ष और संवैधानिक संस्था का नाम सामने आता था, जिसका पूरा देश सम्मान। मोदी सरकार ने ऐसे चुनाव आयुक्त आए, मोदी जी के सामने पूरी तरह से शरणागत। ज्ञानेश कुमार नाम है, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने 17 अगस्त को किया, इनको गोबर कुमार कहना कहीं से गलत प्रतीत नहीं हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनकी पूरी टीम मोदी सरकार की पालतू डीओजी के रूप में काम करते हुए नजर आ रहे। चुनाव आयोग पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और आरजेडी के तेजस्वी यादव ने गंभीर आरोप लगाए। जवाब में आयोग ने तथ्यपरक खंडन करने के बजाय भावनात्मक और तर्कहीन दलीलें पेश। क्या मतदाता सूची से 65 लाख नाम हटाना संविधान का सम्मान है? यह एक ऐसी संस्था की भाषा नहीं है जो निष्पक्षता का दावा। जितनी बचकानी बातें ज्ञानेश कुमार कर रहे थे, उतनी बचकानी बातें पहली कक्षा का बच्चा भी नहीं करता। बेहद गंभीर आरोपों से ज्ञानेश कुमार आंख बिचौली खेल रहे हैं। उससे तो यही लगता है कि उनके पास विपक्ष के किसी भी आरोप का कोई जवाब। तो ज्ञानेश कुमार जी, क्यों न इसको आपका दोगलापन या दोहरापन कहा जाए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सही सवाल उठाया कि क्या आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करेगा। उन्होंने आयोग के डेटा के आधार पर ही सवाल उठाए, फिर आयोग को जवाब देने में क्या दिक्कत है? क्या यह संभव है कि एक संवैधानिक संस्था इतने गंभीर आरोप पर चुप रहे? अगर आयोग को अपनी निष्पक्षता पर इतना भरोसा है, तो वो विपक्ष के सवालों का तथ्यपरक जवाब क्यों नहीं? लोकतंत्र का आधार मतदाता का वोट, और अगर उसकी रक्षा के लिए उठने वाली आवाज को दबाया जाता है, तो यह लोकतंत्र का चीलहरण होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं चूक संघर्ष। चुनाव आयोग नाम आते ही पहले एक निष्पक्ष और संवैधानिक संस्था का नाम सामने आता था, जिसका पूरा देश सम्मान करता था। और चुनाव आयोग की मिसाल रहे टीएन शेषन की तो बातें निराली है। वो कहते थे कि मैं सुबह के नाश्ते में राजनेताओं का भोजन करता हूं। उसके बाद मोदी सरकार ने ऐसे चुनाव आयुक्त आए, मोदी जी के सामने पूरी तरह से शरणागत हो गए। सब शरणागत हुए, लेकिन एक ऐसे चुनाव आयुक्त आ गए, नाम है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश, ज्ञान धन ईश, इनके नाम का जो पर्यायवाची निकालेंगे तो ज्ञानेश, ज्ञान धन ईश। ईश मतलब ईश्वर, ज्ञान मतलब ज्ञानी, मतलब ईश्वर इतना ज्ञानी। और इसमें कोई दो राय नहीं। थोड़ा इनके शिक्षा पर भी बात करते हैं। ये आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियर में बीटेक है। ICFAI से बिजनेस फाइनेंस की डिग्री है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से पर्यावरण एवं अर्थशास्त्र में भी इन्होंने अध्ययन किया है। इनके परिवार में प्रशासनिक और चिकित्सा से जुड़े कई नामचीन हस्तियां रही हैं, जिनमें IAS IPS और लगभग 28 डॉक्टर शामिल हैं। इनका जो कैरियर रहा, प्रशासनिक अनुभव बताना चाहता हूं। 31 जनवरी 2024 को यह सहकारिता विभाग सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए। यहाँ कुछ करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, सहकारिता विभाग अमित शाह के अधीन रहा और सचिव रहते हुए ये इनकी काफी नजदीकी अमित शाह से रही। उससे पहले संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव, गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव 2007 से 2012 तक रहे। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने व श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की स्थापना में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन ज्ञान, बुद्धि, मोदी सरकार में, भक्ति में ज्ञान जो है गोबर में तब्दील हो गया। ज्ञानेश कुमार नाम है, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने 17 अगस्त को किया, इनको गोबर कुमार कहना कहीं से गलत प्रतीत नहीं हो रहा है। और गोबर तो कुछ दिन में हमको लगता है कि राष्ट्रीय खाना हो जाएगा। लोग हलवा की जगह
सनातनी में जो आएंगे वो थाली में खाने में गोबर देंगे और पेय में गोमूत्र देंगे। बहरहाल 17 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक बार पुनः साबित किया कि यह संवैधानिक संस्था अपनी विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बचाने के बजाय सत्ता के इशारों पर कथक कर रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनकी पूरी टीम मोदी सरकार की पालतू डीओजी के रूप में काम करते हुए नजर आ रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR और वोट चोरी पर जो सफाई देने की कोशिश की, उनका यह कोशिश न केवल हास्यास्पद था बल्कि लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत भी। चुनाव आयोग पर विपक्ष खासकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और RJD के तेजस्वी यादव ने गंभीर आरोप लगाए। इनमें बिहार की मतदाता सूची में हेरफेर, 65 लाख वोटरों के नाम हटाने और बीजेपी नेताओं के दोहरे वोटर ID कार्ड जारी करने और उससे संबंधित और भी कई सनसनीखेज दावे शामिल हैं। इन आरोपों के जवाब में आयोग ने तथ्यपरक खंडन करने के बजाय भावनात्मक और तर्कहीन दलीलें पेश की। जरा देखिए वो क्या कह रहे हैं। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की CCTV वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि वो कह रहे हैं कि हमारी बहू बेटी माताओं का इज्जत का सवाल है, फुटेज कैसे दिया जा सकता है। अरे तो भैया ये फुटेज कोई उनके बेडरूम का थोड़ी ना मांग रहा है या उनके बाथरूम का मांग रहा है। और जब चुनाव के दौरान बुर्का उठा के फोटो दिखवाते हो तब उस पर क्या। और 45 दिन तक प्रत्याशी को CCTV फुटेज मांगने का अधिकार है, उसके बाद कोई मांग रहा है। माता और बहनों का इज्जत से आप उसको भावनात्मक रूप से जोड़ रहे हैं। अरे ज्ञानेश जी, यहीं पर आपका ज्ञान गोबर में तब्दील हो गया। उस पर तुर्रा इनका सुनिए। वोट चोरी जैसे शब्द संविधान का अपमान है। चंडीगढ़ में देखा आपने किस तरह खुलेआम वो अधिकारी कटिंग कर रहा था और मामला उच्चतम न्यायालय तक गया, लेकिन क्या होगा? कुछ नहीं। फिलहाल चुनाव आयोग का बयान न केवल हास्यास्पद है बल्कि एक संवैधानिक संस्था की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी का नमूना है। क्या मतदाता सूची से 65 लाख नाम हटाना संविधान का सम्मान है? क्या बीजेपी नेताओं के दोहरे वोटर ID कार्ड जैसे कि मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी और उनके रिश्तेदारों के मामले में लोकतंत्र की रक्षा है क्या? आयोग ने इन विशिष्ट आरोपों पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया बल्कि उल्टा विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप लगा दिया। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। यह एक ऐसी संस्था की भाषा नहीं है जो निष्पक्षता का दावा करे। आयोग ने CCTV फुटेज देने से इनकार करते हुए कहा कि इससे मां बहनों की निजता भंग होगी। जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया, यह तर्क इतना हास्यास्पद है कि इसे सुनकर कोई भी समझदार व्यक्ति ठहाका मारकर हंस सकता है कि पोलिंग बूथ के CCTV फुटेज में मतदाताओं की गोपनीयता के सवाल कहां से आ गया। यह फुटेज तो केवल मतदान की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए होती है। आयोग का दावा है कि फुटेज देने से निजता भंग होगी। यह एक बचकाना बहाना है जिसका मकसद अपनी नाकामी और संदिग्ध कार्यशैली को छुपाना है। जितनी बचकानी बातें ज्ञानेश कुमार कर रहे थे उतनी बचकानी बातें पहली कक्षा का बच्चा भी नहीं करता। CCTV फुटेज से निजता भंग होती है, जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा। लेकिन जब मुस्लिम महिलाएं वोट डालने जाती हैं तो उनका बुर्का हटवा कर चेक किया जाता है
तो क्या उस महिला की निजता भंग नहीं होती? दूसरी बात, फुटेज लाइनों का मांगा जा रहा है जिससे यह देखा जा सके कि 5 बजे तक कितनी लंबी लाइनें लगी थी मतदान स्थलों पर, जो एकदम से 5 बजे के बाद वोट बढ़ जाते हैं, ये किसी को समझ में नहीं आता। उसी के शंका समाधान के लिए ये मांगा जा रहा है। कमाल करते हो ज्ञानेश बाबू, आप तो आपने तो सरकार की चाटुकारिता में गोदी मीडिया को भी पीछे छोड़ दिया। ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चुनाव आयुक्त कम और बीजेपी के प्रवक्ता ज्यादा लग रहे थे। बेहद गंभीर आरोपों से ज्ञानेश कुमार आंख बिचौली खेल रहे थे। उससे तो यही लगता है कि उनके पास विपक्ष के किसी भी आरोप का कोई जवाब नहीं है। क्या आयोग यह कहना चाहता है कि मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता जनता के लिए नहीं बल्कि केवल आयोग के लिए है? अगर ऐसा है तो यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों का खुला उल्लंघन है। विपक्ष ने जब सबूत मांगे तो उन्हें हलफनामा देने को कहा गया। क्या यह दोहरा मापदंड नहीं तो और क्या है? जब बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने यही आरोप लगाए थे तो क्या अनुराग ठाकुर से ज्ञानेश कुमार ने कोई हलफनामा मांगा? क्या ज्ञानेश कुमार के आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी उस समय? क्या अनुराग ठाकुर के बयानों पर ज्ञानेश कुमार के कान में कुछ चला गया था? क्या वो बहरे हो गए? लेकिन राहुल गांधी से हलफनामा मांगा जा रहा है, अनुराग ठाकुर से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। तो ज्ञानेश कुमार जी, क्यों न इसको आपका दोगलापन या दोहरापन कहा जाए? यह खुला पक्षपात नहीं तो और क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को लताड़ते हुए इलेक्शन कमीशन के गाल पर करारा तमाचा रसीद करते हुए ये कहा, 65 लाख मतदाताओं की जानकारी को खोजने योग्य प्रारूप में प्रकाशित करने का आदेश दिया। लेकिन आयोग ने न केवल इस आदेश का विरोध किया बल्कि अब यह कह रहा है कि उसका पूरी तरह अनुपालन हो नहीं सकता। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सही सवाल उठाया कि क्या आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करेगा या आयोग की चुप्पी और टालमटोल इस बात का संकेत है कि वह अपनी गलतियों को छिपाने में व्यस्त है। जब तेजस्वी यादव ने गुजरात के प्रभारी भीखू भाई दालसानिया का उदाहरण देते हुए कहा कि वो बिहार में वोटर बन गए, तो आयोग ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। क्या यह संभव है कि एक संवैधानिक संस्था इतने गंभीर आरोप पर चुप रहे? यह चुप्पी ही आयोग की मंशा को उजागर करती है। आयोग यह दावा करता है कि वह सभी दलों के लिए समान है और एसआईआर प्रक्रिया पारदर्शी है। अगर यह प्रक्रिया इतनी पारदर्शी है तो 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाने का विवरण सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? क्यों आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में इन नामों को प्रकाशित करने का विरोध किया? अगर आयोग को अपनी निष्पक्षता पर इतना भरोसा है तो वह विपक्ष के सवालों का तथ्यपरक जवाब क्यों नहीं देता? चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल संविधान का अपमान होता है। लेकिन असल अपमान तो तब होता है हुजूर, जब एक संवैधानिक संस्था अपनी जिम्मेदारी से भागती है और सत्ता पक्ष के साथ मिलकर लोकतंत्र की नींव को कमजोर करती है। राहुल गांधी ने ठीक ही कहा। उन्होंने आयोग के डेटा के आधार पर ही सवाल उठाए हैं, फिर आयोग को जवाब देने में क्या दिक्कत है? यह डर और चुप्पी ही आयोग के पक्षपात रवैये को उजागर करती है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस न तो पत्रकारों के सवालों का सटीक जवाब दे सकी, न ही जनता का भरोसा जीत सकी। यह एक ऐसी संस्था का दयनीय प्रदर्शन था जो कभी लोकतंत्र का गौरव हुआ करती थी। आज यह संस्था सत्ता के हाथों की रखैल बन चुकी है, जिसके हर जवाब में
झूठ, कुतर्क और चमचागिरी और बहानेबाजी की बू आती है। लोकतंत्र का आधार मतदाता का वोट है और अगर उसकी रक्षा के लिए उठने वाली आवाज को दबाया जाता है तो यह लोकतंत्र का चीरहरण होगा और देश के संविधान और जनता के साथ यह विश्वासघात जो सरकार कर रही है वह क्षम्य नहीं है। आयोग को चाहिए कि वह अपनी गलतियों को सुधारे, पारदर्शिता अपनाए और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन करे, अन्यथा जनता का भरोसा भी इस संस्था से पूरी तरह उठ जाएगा। चुनाव आयोग को यह समझना होगा कि उसकी जिम्मेदारी सत्ता की चाटुकारिता नहीं बल्कि लोकतंत्र के गौरव की रक्षा करना है। अगर वह इस कर्तव्य से मुंह मोड़ता है तो जनता और विपक्ष का गुस्सा जायज है। ज्ञानेश कुमार का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके कार्यों की एक विफलता थी और लोकतंत्र के मुंह पर एक धब्बा थी। नमो बुद्धाय, जय संविधान।